हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, मैं फिर से हाजिर हूँ आप सबके लिए फोर्स मैरिज पर एक और न्यू स्टोरी लेकर। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये एक शांगवांग स्टोरी होने वाली है जिसमें टॉप हमारा विंग है जिसकी एज 30 इयर्स ओल्ड है और वही बॉटम हमारा वांग जी है जिसकी एज 90 इयर्स ओल्ड है और ये ओमेगा वर्स स्टोरी है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है वांग जी की मैरिज हॉल से, जहां वांग जी स्टेज पर खड़ा था और अपने ग्रूम का आने का इंतज़ार कर रहा था। मगर तभी वांग जी को एक मैसेज आता है कि उसका ग्रूम किसी और ओमेगा से मैरिज कर रहा है। जो सुनते ही वांग जी स्टेज से उतरता है और बाहर निकलता है, जहां वो रोड पर खड़े होकर एक गाड़ी रोकता है और उस गाड़ी में बैठते ही ड्राइवर से दूसरे मैरिज हॉल चलने को कहता है। ड्राइवर भी एक नज़र पीछे बैठे इंसान को देखता है जो हाँ में इशारा करता है और फिर वो पर्सन वांग जी को लेकर उसकी डेस्टिनी पर पहुंचता है। जहां उतरते ही वांग जी एकदम गुस्से में गार्ड के हाथ से स्टिक छीनता है और अंदर जाकर ग्रूम की धुलाई करके बाहर आ जाता है और फिर कार में बैठे इंसान को थैंक यू कहता है और फिर अपना फ़ोन चेक करता है। मगर उसका फ़ोन उसके पास नहीं था, इसलिए वांग जी जिस पर्सन की गाड़ी से आया था उसी पर्सन से फ़ोन मांगता है। वो पर्सन भी बिना हेरिटेज के अपना फ़ोन वांग जी को दे देता है। वांग जी फिर सीधे अपने फ्रेंड न्यूसेन को कॉल करता है और रोते हुए न्यूसेन को बताता है कि उसके ग्रुप ने फिर से उसे धोखा दे दिया और उसका दिल फिर से टूट गया। प्लीज़ न्यूसेन, मुझे इस मैरिज हॉल के बाहर लेने आओ ना। उधर से न्यूसेन कहता है बस करो वांग जी, रुको मैं अभी आया। और फिर फ़ोन काट कर फ़ोन को लौटाते हुए कहता है थैंक यू अंकल मेरी हेल्प करने के लिए। कार में बैठा पर्सन वांग जी से पूछता है एक्सक्यूज़ मी बेटा, क्या मैं तुम्हारा नाम पूछ जान सकता हूँ? वांग जी कहता है जी अंकल, मेरा नाम लैन वांग जी है। वो पर्सन कहता है ओह लैन वांग जी, नाइस नेम। वांग जी थैंक यू कहता है और फिर वांग जी अपने रास्ते और वो पर्सन अपने रास्ते। मगर वांग जी का इस तरह का एटीट्यूड उस पर्सन को काफ़ी पसंद आता है और वो अपने मन में कहता है मेरे बेटे के लिए इससे बेहतर ओमेगा कहीं नहीं मिलेगी। और फिर वो पर्सन अपने ऑफिस पहुंचता है और अपने केबिन में बैठते ही अपने सेक्रेटरी को ऑर्डर देता है कि लैन वांग जी के फैमिली के बारे में पता करो कि वो कौन है, उसके पेरेंट्स कौन है, कहाँ रहते हैं। सेक्रेटरी यस बॉस कहता है और वहाँ से चला जाता है। अब हम इधर अपने सेकंड मैन लीड यानी विंग को देखते हैं, जो 30 साल का हॉट हैंडसम अल्फा है जिसका काम केवल और केवल अपने डैड की दौलत को लुटाना है। उसे घूमना फिरना, क्लब जाना, माउंटेन क्लिपिंग करना, यही सब पसंद है, मगर शादी करना और एक जिम्मेदार पर्सन बनना नहीं। और इसी चीज़ के लिए विंग के मॉम डैड परेशान रहते हैं। मगर आज वांग जी को देखने के बाद पता नहीं क्यों पर वी चांसे को लगता है कि शायद वांग जी ही वो पर्सन है जो विंग को सुधार सकता है। इसलिए उन्होंने वांग जी के बारे में जानकारी निकालने को कहा। अब हम सीधा शाम का समय देखते हैं, जब वी चांसे का सेक्रेटरी वांग जी के बारे में सारी जानकारी लेकर वी चांसे के पास आता है और वी चांसे को बताता है कि सर, लैन वांग जी और कोई नहीं बल्कि लैन कॉरपोरेशन के चेयरमैन लैन कुरेन का नेफ्यू है। वांग जी अपने घर में सबसे छोटा है और सबका लाडला भी, साथ ही वो बिजनेस वर्ल्ड का किंग भी है। मगर प्यार के मामले में वो कच्चे हैं। अभी तक उन्होंने 3 शादियां करनी चाही, मगर वो सब शादी फेल हो गई, जिसमें दो अल्फाओं ने रिजेक्ट कर दी और तीसरी जिसमें शादी फिक्स होने के बाद ग्रूम ने ही किसी और से शादी कर ली। साथ ही वांग जी बहुत ही जिद्दी पर्सन है, वो अपनी मर्जी से जीना पसंद करता है और पूरी दुनिया में उसका एक ही बेस्ट फ्रेंड है और वो न्यू हुसैन है। बी चांद से कहता है ओह तो ठीक है, कल लैन कुरेन से एक मीटिंग फिक्स करो। सेक्रेटरी यस बॉस कहता है। अब नेक्स्ट डे सेक्रेटरी वी मेंशन में पहुंचता है और वी चांसे को बताता है कि सर, मैंने लैन कुरेन से 11 बजे का अपॉइंटमेंट लिया है और उन्हें लोटस वैली रेस्टोरेंट में बुलाया है। वी चांसे ओके कहता है और फिर हम 11 बजे का सीन देखते हैं, जहां वी चांसे टाइम से पहले ही जाकर रेस्टोरेंट में लैन कुरेन का इंतज़ार कर रहा था। तभी लैन कुरेन आता है, वी चांसे को ग्रीट करता है। उसके बाद वी चांसे लैन कुरेन से डायरेक्ट बात करता है कि वो वांग जी की मैरिज अपने बेटे वी वुशान से कराना चाहता है। जो सुनकर लैन कुरेन कहता है मुझे लगता है यहाँ आने से पहले आपने मेरे नेफ्यू के बारे में पता किया ही होगा, उसके बावजूद भी आप मेरे नेफ्यू का रिश्ता अपने बेटे के लिए चाहते हैं।
वी चांद से कहता है जी, क्योंकि मुझे लगता है मेरे बेटे को कोई सुधार सकता है तो वो आपका नेफ्यू है, इसलिए हमें इस मैरिज के बारे में सोचना चाहिए। और फिर लैन कुरेन को थैंक यू बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब लैन कुरेन भी अब ऑफिस पहुँचकर विंग के बारे में पता करवाता है, साथ ही सीचेन से भी बात करता है, जिस पर सीचेन तो कहता है कि अंकल, वैसे वी चांसे की फैमिली भी चाइना की रिच फैमिली में आती है और उनका अच्छा खासा बिजनेस भी है। साथ ही वांग जी के साथ हमें हमेशा से डर लगा रहता है कि पता नहीं किस दिन वो किस गलत आदमी से मैरिज कर ले, इसलिए मेरे ख्याल से हमें वी चांसे के ऑफर को मान लेना चाहिए। कुरेन कहता है पर वांग जी इस शादी के लिए मानेगा? सीचेन कहता है अंकल, हमें उसकी शादी फोर्सफुली करवानी होगी। कुरेन कहता है ठीक है, मैं वी चांसे से इस बारे में बात करता हूँ। सीचेन कहता है जी अंकल। अब कुरेन वी चांसे से बात करता है और बताता है हम लोग तैयार हैं, क्या आप तैयार हैं? वी चांसे कहता है जी हम भी तैयार हैं। और फिर सभी बड़े दोनों मिलकर विंग और वांग जी की मैरिज फिक्स कर देते हैं। और अब हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं, जहां कांसा सेरेन घबराते हुए विंग को कॉल करती है और बताती है कि उसके डैड हॉस्पिटल में हैं। ये सुनकर विंग भी अपना माउंटेन क्लाइंबिंग का ट्रिप छोड़कर सीधा हॉस्पिटल अपने डैड से मिलने पहुंचता है, जहां वो अपने डैड को हॉस्पिटल बेड पर बैठे देखकर पूछता है, डैड आपको क्या हुआ है? तभी कांसा सेरेन कहती, बेटा शायद तुम्हें पता नहीं है, मगर तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे और फिर उनकी बढ़ती उम्र। तभी विंग कहता है, डैड तो आपको कौन कह रहा है कि आप स्ट्रेस लीजिए, आप तो बस खाइए पिए और मस्त रहिए। जो सुनकर वी चांद से कहता है, तुम सही कह रहे हो बेटा, मगर मैं अपने इस दिल का क्या करूं जो तुम्हें सेटल देखना चाहता है, जो चाहता है कि तुम अपनी लाइफ में हैप्पी रहो। हमारे घर में नन्हे मुन्ने बच्चे इधर उधर दौड़े, मगर अब तो ऐसा लग रहा है कि मुझे ये सब देखे बिना ही इस दुनिया से जाना पड़ेगा। जो सुनकर विंग कहता है, डैड ऐसा मत बोलिए। वी चांद से कहता है, फिर क्या बोलूँ विंग, तुम तो शादी करने से रहे तो मैं ऐसा ही बोलूँगा ना। विंग कहता है, ऐसा नहीं है डैड, मैं शादी करना चाहता हूँ, मगर ऐसे पर्सन से जो मेरी बराबरी का हो, ना कि मुझसे ज़्यादा और ना ही मुझसे कम। जिस दिन मुझे ऐसा पर्सन मिल जाएगा, मैं उससे मैरिज भी करूँगा और आपकी जो ये इच्छा है ना नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ खेलने का, उसे भी पूरा करूँगा, मगर पहले मुझे ऐसा पार्टनर मिले तो सही। तभी वी चांद से कहता है, अगर मैं कहूँ कि मैंने तुम्हारे लिए ऐसा पार्टनर ढूंढ लिया है तो क्या तुम उससे मैरिज करोगे? विंग शॉक होते हुए कहता है, क्या सीरियसली डैड, आपने ऐसा पार्टनर ढूंढ लिया है? नो डैड, मैं आपकी पसंद से तो मैरिज नहीं करूँगा। आई एम सॉरी डैड, आई एम सॉरी, मुझे पता है आपकी पसंद कैसी है। वी चांद से कहता है, बेटा पहले उससे मिल तो लो और आई एम श्योर कि वो ओमेगा तुम्हें पसंद आएगी। विंग कहता है, नो डैड, मुझे आपकी पसंद से शादी नहीं करनी है। ये सुनकर वी चांद से अपनी चेस्ट को पकड़ लेता है। तभी कांसा सेरेन घबराने का नाटक करते हुए कहती है, चांद से और डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाने लगती है और फिर चिल्लाते हुए विंग से कहती है, विंग क्या तुम अपने डैड की छोटी सी बात नहीं मान सकते? तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारा बुरा सोचेंगे? अरे तुम कैसे बेटे हो जो हमारी छोटी सी बात नहीं मान सकते? इस तरह विंग को इमोशनली ब्लैकमेल करती है और फिर न चाहते हुए भी विंग को मैरिज के लिए यस करना पड़ता है। और जैसे ही विंग मैरिज के लिए मान जाता है, वैसे ही वी चांद से एकदम से उड़ते हैं और विंग से कहते हैं, तो चलो रेडी हो जाओ, इससे पहले तुम्हारा मन बदले तुम मैरिज कर लो। विंग तो शौक कि क्या ये सब नाटक था, वो भी इसलिए कि मैं मैरिज कर लूँ? क्या मेरे डैड मेरी फोर्सफुली मैरिज करवाना चाहते हैं? मगर किससे, कौन है वो ओमेगा? यही हाल दूसरी तरफ हमारे वांग जी का था। उसे भी उसके गगा और उसके अंकल इमोशनली ब्लैकमेल करके शादी के लिए मनवा देते हैं। और अब दोनों फैमिली दोनों बच्चों को लेकर वेडिंग हॉल में पहुंचती है, जहां वांग जी के सिर पर वेल था तो वो विंग का फेस नहीं देख पाया। वहीं विंग ने भी वांग जी का फेस नहीं देखा था और फिर ज़बरदस्ती उन दोनों की मैरिज करवा दी जाती है। वही मैरिज होने के बाद भी दोनों अपने अपने मन में सोच रहे थे, अगर ये पर्सन अच्छा नहीं हुआ तो मैं इसकी चटनी तो बनाऊंगा ही, साथ ही अंकल और गगा की भी। खैर नहीं
वहीं विंग अपने मन में सोच रहा था, मेरे डैड ने पता नहीं किस गधे को मेरे पल्ले बांध दिया है। अगर ये मेरे टाइप का नहीं हुआ तो मैं इसे डिवोर्स दे दूंगा। और फिर विंग वांगजी को लेकर मेंशन में आ जाता है, जहां कांसा सेरेन वांगजी को सीधा विंग के रूम में ले जाकर बिठा देती है और कहती है, जब तक विंग तुम्हारा वेल नहीं उठाएगा तब तक अपना वेल मत उठाना। वांगजी हाँ में जवाब देता है। और अब जहाँ विंग के सभी फ्रेंड विंग को छेड़ रहे थे कि उसने बताया भी नहीं और उसने मैरिज कर ली, जहाँ विंग कहता है, मुझे खुद ही पता नहीं था तो मैं तुम लोगों को क्या बताता। तभी विंग के फ्रेंड कहते हैं, वैसे ब्रदर इन लो दिखने में कैसा है, वो खूबसूरत है या नहीं। विंग कहता है, पता नहीं यार, मैंने उसे देखा नहीं है। विंग के फ्रेंड शॉक होकर कहते हैं, क्या, फिर तुमने शादी कैसे कर ली। विंग कहता है, यार डैड ने ज़बरदस्ती शादी करवा दी। विंग के फ्रेंड कहते, खैर छोड़, जो होना था सो हो गया। अब अंदर जा, उसे अच्छे से चेक करके देख, कहीं वो डिफेक्टिव पीस तो नहीं है ना, क्योंकि तेरे डैड को तो तेरी शादी करवाने से मतलब था, कहीं उन्होंने अपने फ्रेंड सर्कल में ही किसी डिफेक्टिव पीस से तेरी शादी ना करवा दी हो। अब तू जा, उसे बोलना चल कर दिखा, हंस कर दिखा, बोल के दिखा, साथ ही उसके हाथ पैर, उसके आँख नाक कान सब चेक करना, उसके बाद ही अपनी शादीशुदा लाइफ में कदम रखना। विंग कहता हूँ और वो फ़ोन काट देता है। अब कांसा सेरेन विंग को ढूंढते हुए आती है और विंग से पूछती है, विंग क्या कर रहे थे। विंग कहता है, कुछ नहीं मॉम, अपने दोस्तों से बात कर रहा था। कांसा सेरेन कहती है, तो बात हो गई। विंग कहता है, जी मॉम। कांसा सेरेन कहती है, तो ठीक है, अब अंदर जा, तुम्हारी ब्राइड तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। और हाँ विंग, तुम्हारी ब्राइड अभी 90 ईयर्स ओल्ड ही है, इसलिए ध्यान रखना, जो कुछ भी करना संभल कर करना, उसके साथ ज़्यादा रफ मत होना। विंग कहता है, मॉम ये आप क्या कह रही हो, मैं कोई बीस्ट हूँ क्या जो जाते ही उस पर टूट पड़ूंगा। और हाँ मॉम, अगर वो मेरे टाइप की होगी तभी मैं उसको टच करूँगा, वरना नहीं। कांसा सेरेन कहते हैं, क्या, ये तुम क्या कह रहे हो। विंग कहता है, मैं सही कह रहा हूँ, आपको मेरी मैरिज करवानी थी, सो मैंने कर ली, अब आगे मैं देखूंगा। कांसा सेरेन कहती है, ठीक है देख लेना, फिलहाल तुम अंदर जाओ। विंग हूँ करता है और अंदर चला जाता है, जहाँ विंग देखता है उसकी ब्राइड अभी भी बेड पर बैठी है। विंग उसके पास जाने वाला था, मगर उसे अपने दोस्तों की बात याद आती है और वो जाकर काउच पर बैठ जाता है और वांगजी से कहता है, सुनो, मुझे वो पानी देना। विंग का इस तरह का ऑर्डर देना वांगजी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, मगर अभी अभी मैरिज हुई थी इसलिए वो कुछ भी नहीं कहता और उठकर एक गिलास पानी लेकर विंग के पास जाता है, जहाँ विंग पहले तो उसकी चाल को देखता है, उसके बाद पानी का गिलास लेते हुए कहता है, अपने हाथ दिखाओ। वांगजी शौक कि ये पर्सन क्या कह रहा है, मगर वो कुछ भी नहीं कहता और अपना हाथ विंग को दिखाता है। उसके बाद विंग वांगजी से पैर दिखाने को कहता है और फिर पैर देखने के बाद विंग वांगजी को चारों तरफ घूम कर देखता है और कहता है, कुछ बोलो। वांगजी शौक कि वो क्या बोले, ये पर्सन ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, क्या इसके दिमाग का कोई स्क्रू ढीला है। तभी विंग कहता है, अच्छा मेरा नाम भी भूषण। वांगजी को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर वो फिर भी विंग का पूरा नाम लेता है, जहाँ विंग कहता है, सब कुछ परफेक्ट है, अब जाओ और सो जाओ। अब जैसे ही विंग ये कहता है, वांगजी को एकदम गुस्सा आता है और वो अपना वेल उठाकर विंग को फिंगर दिखाते हुए कहता है, मिस्टर बी भूषण, मैं थोड़ी देर तमीज़ से क्या पेश आ गया, तुमने तो मुझे एकदम गाय समझ लिया, मगर मैं आपको बता देता हूँ, मैं कोई गाय नहीं बल्कि लॉयन हूँ। और हाँ, ये सब क्या था, पानी लेकर आओ, हाथ दिखाओ, पैर दिखाओ, बोल के दिखाओ, क्या किसी शोरूम में आए हो जो तुम सामान का प्राइस पूछ रहे हो। और हाँ, आइंदा से मेरे सामने अपना वॉल्यूम नीचे रखना, समझे, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूँगा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा, समझे। और विंग के पैर पर मारकर बेड की तरफ बढ़ जाता है। इधर विंग तो वांगजी का देखकर शौक, विंग तो वांगजी की ब्यूटी में और उसके इस तरह के एटीट्यूड को देखकर कुछ बोल ही नहीं पाया, वो बस चुपचाप वांगजी को ही देखे जा रहा था। इधर वांगजी अपने उन्हीं ब्राइडल अटायर में सो चुका था, क्योंकि वो सुबह से काफ़ी थक गया था। इधर विंग काउच पर बैठकर बस वांगजी को ही देखने लगता है और मन में सोचता है, ये तो उसके लिए एकदम परफेक्ट है, उसके डैड की चॉइस इतनी भी बुरी नहीं है, मैं भी ना एक नंबर का गधा हूँ, अपने दोस्तों के बहकावे में आकर मैंने अपने ब्राइड को हट कर दिया, अब उसे मनाना होगा, मगर कैसे। विंग यही सोचते हुए
उसके पास बेड पर जाता है और उसके लिप्स पर अपने थंब को फिराने लगता है। तभी वांग जी अपनी आंखें खोलता है और वो विंग से कहता है, ये आप क्या कर रहे हो? विंग कहता है, अरे अभी अभी हमारी शादी हुई है और आज हमारी वेडिंग नाइट है और तुम्हारे हस्बैंड होने के नाते मेरा तुम पर पूरा हक है, इसलिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये सुनकर वांग जी घबरा जाता है और विंग से कहता है, अभी हम दोनों एक दूसरे को सही से जानते भी नहीं हैं। विंग कहता है, तो क्या हुआ, धीरे धीरे जान लेंगे और शुरुआत तुम्हारे लिप्स से करते हैं जो बहुत ही जूसी है, बिल्कुल स्ट्रॉबेरी की तरह। वांग जी कहता है, नहीं, चुपके सो जाइए और हाँ, अभी मेरे पास आने की कोशिश भी मत करना। विंग कहता है, क्यों, क्या तुम मुझे अपना हस्बैंड नहीं समझते? वांग जी कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, मगर मेरी शादी इतनी जल्दी में हुई है कि मुझे थोड़ा समय चाहिए। विंग कहता है, ओके, 24 घंटे है तुम्हारे पास सोचने के लिए, अच्छे से सोच लो। वांग जी शौक होकर कहता है, क्या 24 घंटे? आपको नहीं लगता कि ये समय कम है? विंग कहता है, ओके, तो बताओ तुम्हें कितना समय चाहिए? वांग जी कहता है, कम से कम 1 साल या 6 महीने का। विंग शौक होकर कहता है, क्या? नहीं नहीं, मैं तुम्हें क्या नहीं नहीं मैं तुम्हें इतना समय नहीं दे सकता। वैसे भी मेरे डैड को मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ खेलना है और मैं उन्हें वो देने में देर नहीं करना चाहता, इसलिए 24 घंटे से एक हफ्ता कैसा रहेगा, ठीक है ना? तो ठीक है, 1 हफ्ते तक मैं तुम्हें टच भी नहीं करूँगा, लेकिन 1 हफ्ते पूरे होने के अगले ही दिन हम अपने रिश्ते की नई शुरुआत करेंगे, ओके? वांग जी कुछ भी नहीं कहता और फिर भी उठता है, सावल लेकर आता है और बेड के साइड में लेट जाता है। वहीं वांग जी भी अब सावल लेने चला जाता है और वो भी फिर उसी बेड के साइड पे लेट जाता है और सोचने लगता है कि विंग ने उसे केवल 1 हफ्ते का समय दिया है। वैसे क्या 1 हफ्ता बहुत होगा इस पर्सन को समझने के लिए? वांग जी यही सोचते सोचते सो जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी उठता है और किचन में आता है, मगर उसे चाय, कॉफ़ी और नूडल्स बनाने के अलावा कुछ भी नहीं आता था। और सुबह सुबह ही कांसा सेरेन ने वांग जी को बताया कि उसकी रसोई की रस्म होगी जिसमें वांग जी को कुछ मीठा बनाना होगा, मगर वांग जी को तो खाना बनाना ही नहीं आता था। वही फिर विंग भी उठकर नीचे आता है और किचन में जाता है, जहां वांग जी को देखकर गुड मॉर्निंग कहता है, मगर वांग जी का ध्यान नहीं था। तभी विंग पूछता है, क्या हुआ, क्या कोई प्रॉब्लम है? वांग जी कहता है, मॉम ने मीठा बनाने को कहा है और मुझे खाना बनाना नहीं आता, क्या आपको आता है? विंग कहता है, हाँ। वांग जी कहता है, तो क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? विंग कहता है, ऑफकोर्स, वैसे भी अब तुम मेरे ओमेगा हो और अपने ओमेगा की हेल्प करना उसके अल्फ़ा का फ़र्ज है। वांग जी कहता है, हाउ स्वीट, तो ठीक है, आप यहाँ आकर कुछ मीठा बनाइए, मैं तब तक यहाँ बैठकर अपना आज का शेड्यूल देखता हूँ। विंग शॉक होकर कहता है, कैसा शेड्यूल? वांग जी कहता है, अपने ऑफिस का, क्या आप ऑफिस नहीं जाते? विंग कहता है, नहीं, ऑफिस डैड संभालते हैं। वांग जी शॉक होते हुए कहता है, तो आप क्या करते हैं? विंग कहता है, मैं तो घूमता हूँ, फिरता हूँ, माउंटेन क्लिपिंग करता हूँ, अपनी लाइफ को एंजॉय करता हूँ, बस। वांग जी ये सुनकर शौक और कहता है, इसका मतलब आप अपने डैड के पैसे पर जीते हैं? हाँ। विंग कहता है, हाँ, तो क्या हुआ, मेरे डैड मेरे लिए तो कमा रहे हैं ना। वांग जी कहता है, ओह, वैसे मुझे नहीं लगता कि हम एक हफ्ते बाद अपनी न्यू लाइफ को स्टार्ट कर सकते हैं। विंग कहता है, क्यों, क्या हुआ? वांग जी कहता है, क्योंकि मैं आज ही डिवोर्स फाइल करने वाला हूँ। ये सुनकर विंग शॉक होते हुए कहता है, क्या, ये तुम क्या कह रहे हो, और तुम डिवोर्स फाइल क्यों करना चाहते हो? वांग जी कहता है, क्योंकि मैं ऐसे पर्सन के साथ नहीं रह सकता जो खुद इस उम्र में भी अपने डैड के पैसों पर जीता हो। मुझे अपने लिए एक ऐसा हस्बैंड चाहिए जो अपनी मेहनत से मेरे सारे सपने पूरे करे, ना कि अपनी डैड की मेहनत के पैसे से। अरे आपको तो शर्म आनी चाहिए कि आपके डैड इस उम्र में भी ऑफिस संभाल रहे हैं और आप इस उम्र में उनके मेहनत को ऐसे मौज मस्ती में बर्बाद कर रहे हैं। विंग कहता है, वांग जी ये तुम क्या कह रहे हो? वांग जी कहता है, मैंने क्या गलत कहा? हाँ बताइए, सोचिए, अगर मुझे या हमारे आने वाले बच्चों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो क्या हम 24 घंटे डैड के पास जाएंगे? तुम्हें नहीं लगता कि इंसान को अपनी जिम्मेदारी खुद ही उठाना चाहिए? वांग जी की बात सुनकर विंग गुस्से में किचन से निकल जाता है। इधर कांसा सेरेन किचन में आती है और वांग जी से पूछती है, वांग जी मीठा बना या नहीं? वांग जी सिर झुकाकर कांसा सेरेन से कहता है, सॉरी मॉम, मुझे खाना बनाना नहीं आता, मगर हाँ, ये मीठा विंग ने बनाया है। वांग जी की बात सुनकर कांसा सेरेन को एक खुशी मिलती है कि उसका सन इन लॉ दूसरों की तरह नहीं है, जैसा कई लोग करते हैं ना
कि वो बाहर से ऑर्डर करने पर बोल देते हैं कि ये उसने बनाया है, मगर वांग जी ने जो चीज़ उसे नहीं आती उसके लिए साफ साफ मना कर दिया। कांसा सेरेन कहती है कोई बात नहीं। वांग जी कहता है मॉम, मगर ये रिचुअल कंप्लीट नहीं हुई है ना। आप कहो तो मैं सबके लिए चाय कॉफ़ी बना दूँ, वो भी तो मीठा होता है ना। कांसा सेरेन कहती है हाँ ठीक है। तभी वांग जी कहता है मॉम एक बात और, आज मुझे कंपनी में एक ज़रूरी मीटिंग हैंडल करना है, तो क्या मैं जा सकता हूँ? मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। जो सुनकर कांसा सेरेन कहती है हाँ हाँ बेटा ज़रूर, और अच्छे से अपना काम ख़त्म करना, और टाइम लगेगा तो लगने देना, जल्दी नहीं है, तुम आराम से आना। वांग जी कांसा सेरेन को हक करता है और थैंक यू कहता है। कांसा सेरेन भी वांग जी के फोरहेड पर किस करती है और फिर बाहर आ जाती है। अब कुछ देर बाद सभी लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर थे। तभी हम विंग को देखते हैं, जो एकदम से सूट वगैरह पहनकर एकदम रेडी होकर नीचे आता है। तभी बीचान से पूछता है विंग तुम कहीं जा रहे हो, और ये आज तुमने कैसे कपड़े पहने हैं? जो सुनकर विंग कहता है डैड आज से मैं ऑफिस जाऊंगा। ये सुनकर तो बीचान से कांसा सेरेन, यहाँ तक कि खुद वांग जी शौक, उसे नहीं पता था कि उसके बोलने का विंग पर इतनी जल्दी असर हो जाएगा। तभी वी वुशान बीचान से हंसते हुए कहता है ओ अब सीधा सीधा बताओ कितने पैसे चाहिए? विंग ये सुनकर शौक, और वो कहता है डैड मुझे पैसे नहीं चाहिए, और हाँ मैंने कहा ना आज से मैं ऑफिस जाऊंगा। बीचान से कहता है तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना बेटा? विंग कहता है तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना विंग? कांसा जरा बाहर जाकर देखना सूरज का आज कहीं पश्चिम से तो नहीं निकला है ना। विंग गुस्से में कहता है डैड मजाक करना बंद कीजिए, और आज से मैं आपके साथ ऑफिस चलूँगा तो चलूँगा समझे आप? बीचान से कहता है ओके ओके बेटा अब गुस्सा छोड़ो, और हाँ ब्रेकफास्ट करो, देखो आज वांग जी ने तुम्हारी पसंद की खीर बनाई है। जो सुनकर वांग जी कहता है सॉरी डैड, पर खीर मैंने नहीं बनाई है, ये विंग ने बनाई है। मुझे तो खाना बनाना ही नहीं आता, मगर हाँ मैंने आप सबके लिए ये चाय और कॉफ़ी बनाई है। और वैसे सच बताऊँ डैड, जो काम मैं नहीं करता उसका क्रेडिट लेना मैं पसंद नहीं करता। बीचान से कहता है कोई बात नहीं बेटा, चलो हम चाय कॉफ़ी से ही शुरुआत कर लेते हैं। उसके बाद वो सभी लोग अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। अब वांग जी तो अपनी मीटिंग ख़त्म करने के बाद न्यू सेंस से मिलने निकल जाता है। वहीं विंग आज पूरा दिन बहुत सारी फाइलें चेक करते करते काफ़ी थक जाता है। उसे आज पता चल रहा था कि जो पैसे वो एक झटके में उड़ा देता था, उसे कमाने में उसके डैड कितना मेहनत करते हैं। अब शाम के 5 बज चुके थे। वी चांसे का सेक्रेटरी विंग के पास आता है और विंग से कहता है मास्टर सर ने कहा है आप जा सकते हैं, बाकी के काम आप कल कर लीजिए, अभी आपको घर जाना चाहिए, लिटिल मास्टर आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। विंग कहता है और पूछता है डैड कब तक फ्री होंगे? सेक्रेटरी कहता है सर को अभी एक मीटिंग हैंडल करना है, उसके बाद आ जाएंगे। विंग ओके कहता है और फिर वो ऑफिस से निकलकर सीधा घर आता है, जहाँ वो बहुत टायर्ड फील कर रहा था, इसलिए वो सीधा अपने रूम में आकर लेट जाता है। तभी वांग जी जो उसके पीछे पीछे उसके लिए चाय और कॉफ़ी दोनों लेकर आता है और विंग से कहता है सुनिए, मगर विंग कोई जवाब नहीं देता। अब वांग जी बड़े प्यार से कहता है विंग। विंग एकदम से अपनी आंखें खोलता है और वांग जी को वो मुस्कुराता फेस देखकर बैठते हुए कहता है क्या बात है? वांग जी कहता है मैं आपके लिए चाय और कॉफ़ी लेकर आया हूँ, मैंने देखा आप बहुत टायर्ड है, इसलिए जाइए जल्दी से फेस क्लीन करके आइए और मेरे हाथ की गर्मा गर्म चाय या फिर कॉफ़ी लीजिए, इससे आपकी पूरी थकान उतर जाएगी। विंग कहता है और फिर अपना फेस क्लीन करके आता है। और फिर वांग जी पूछता है क्या लोगे? विंग कॉफ़ी लेता है। उसके बाद वांग जी चाय का कप उठाता है और एक सिप लेते हुए पूछता है तो कैसा था आज का पहला दिन? पता चला आपको कि डैड कितना मेहनत करते हैं? विंग कहता है और फिर वांग जी की तरफ देखकर कहता है वांग जी थैंक यू। वांग जी कहता है थैंक यू वो किस लिए? विंग कहता है मुझे मेरी जिम्मेदारियां समझाने के लिए और मेरी लाइफ में आने के लिए। वांग जी मुस्कुराकर केवल विंग की तरफ देखता है। अब कुछ देर बाद वो सब लोग अपना डिनर करते हैं। उसके बाद वो सभी अपने अपने कमरे में आ जाते हैं, जहां आते ही विंग बेड के साइड में लेटते ही सो जाता है। वहीं वांग जी फिर फ्रेश वगैरह होकर आता है और विंग की साइड में जाकर लेट जाता है और फिर विंग को देखने लगता है, जहां वांग जी को देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे विंग से प्यार हो गया है। मगर वांग जी मन में सोचता है उसे जितना जल्दी प्यार
होता है उतनी ही जल्दी उसका ब्रेकअप भी, मगर इस बार वो ऐसा नहीं करेगा क्योंकि 2 बार तो खुद उसने ही अपनी शादी तोड़ी है और तीसरी बार उस गधे ने उसे धोखा दे दिया। मगर इस बार वो सोच समझकर फैसला लेगा और पहले विंग को जानेगा पहचानेगा, उसके बाद ही वो अपने रिश्ते को मौका देगा। मगर इतना हैंडसम चार्मिंग पर्सन को वो छोड़ेगा तो नहीं। हाँ, विंग के अंदर थोड़ा बहुत कमी है, इसलिए उन्हें दूर करना होगा। उसके बाद ये एक परफेक्ट अल्फा है जैसा मुझे पसंद है। और फिर यही सोचते सोचते वो भी सो जाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी फिर से उठता है और अपनी मदर इन लॉ के साथ मिलकर खाना बनाना सीखता है। इधर कांसा सेरेन और वांग जी की दो ही दिन में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। और फिर देखते ही देखते 1 हफ्ता निकल गया था। इस बीच वांग जी और विंग के बीच भी अच्छी खासी बॉन्डिंग हो गई थी। और आज वो दिन था जहां दोनों ने ही अपनी शादीशुदा लाइफ को आगे बढ़ाना था और दोनों ही अपने अपने ऑफिस केबिन में बैठकर यही सोच रहे थे कि क्या वो रोज़ की तरह ही नॉर्मल बात करें या फिर आज कुछ स्पेशल बात से शुरुआत करें। अब यही सोचते सोचते उनका पूरा दिन बीत जाता है। अब हम शाम का सीन देखते हैं। बीइंग हैप्पीली अपने ऑफिस से निकलता है और रास्ते में उसे एक फ्लावर शॉप दिखती है जहाँ से वो फ्लावर लेता है और फिर कुछ चॉकलेट वगैरह भी, साथ ही वांग जी को हैप्पी करने के लिए एक ब्रेसलेट भी। और फिर अपने मेंशन में पहुंचता है जहां कुछ देर बाद वांग जी भी सेम वही चीज़ें लेकर मेंशन में आता है और फिर वो सब लोग डिनर वगैरह करते हैं और फिर अपने कमरे में आते हैं जहां दोनों ही ऑकवर्ड महसूस कर रहे थे। मगर बिंग हिम्मत करके वांग जी से कहता है, वांग जी क्या तुम मेरे लिए आज अपनी वेडिंग ड्रेस पहनोगे? वांग जी भी हूँ में जवाब देता है और फिर वो अपनी वेडिंग ड्रेस लेकर वॉशरूम में चला जाता है। इधर विंग के दिल में तो लड्डू फूट रहे थे। वो तो मन में सोच रहा था वो वांग जी के साथ ऐसा करेगा वैसा करेगा। और फिर वांग जी अपने वेडिंग गाउन में वॉशरूम से बाहर आता है जहां विंग वांग जी का हाथ पकड़ता है, उसे बेड पर बिठाते हुए कहता है, वांग जी आज से हम अपनी नई जिंदगी शुरुआत करने वाले हैं, तो क्या तुम हैप्पी हो? वांग जी भी धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाता है और फिर क्या विंग वांग जी का वेल उठाता है और अपना हाथ वांग जी के फेस पर ले जाकर और उसके लिप्स पर अपना थंब रखकर अपने थंब से वांग जी के लिप्स को सहलाने लगता है। धीरे धीरे वांग जी भी अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर विंग धीरे धीरे वांग जी की तरफ बढ़ता है और पहले तो वो वांग जी के फोरहेड पर किस करता है, फिर उसके आइज़ पर, उसके चिक पर और फिर उसके लिप्स पर, जहाँ फिर विंग वांग जी के अपर लिप्स को कैप्चर करता है और उसे सक करने लगता है और फिर वांग जी के लोअर लिप्स को भी। और फिर धीरे धीरे दोनों ही एक दूसरे को हॉट डीप पैशनेट किस करने लगते हैं। साथ ही दोनों की ही टंग एक दूसरे के माउथ को एक्सप्लोर कर रही थी, फाइट कर रही थी। और फिर विंग धीरे धीरे वांग जी का वेडिंग गाउन उतार देता है और अब वांग जी की अपर बॉडी विंग के सामने निकट थी। अब विंग वांग जी के लिप्स को छोड़ता है और उसके ब्रेस्ट पर आ जाता है और उसके निप्पल को अपने माउथ में लेकर उसे सक करता है, अपने टंग से सहलाता है, साथ ही दूसरे हाथ से उसके दूसरे ब्रेस्ट को स्क्वीज करता है। और फिर धीरे धीरे वो वांग जी को एकदम निकट कर देता है और अपने बेसारे कपड़े रिमूव करने के बाद वांग जी के प्राइवेट पार्ट को स्क्वीज करता है, उस अपने माउथ में इन आउट करता था। और फिर वांग जी भी उसी तरह विंग की बॉडी के साथ खेलता है, उसके प्राइवेट पार्ट को माउथ में लेता है और जब विंग एकदम रेडी हो जाता है वो वांग जी के पैरों को स्ट्रेच करता है और वांग जी के प्राइवेट पार्ट में अपना लोअर पार्ट इन करके मूव करने लगता है। इधर वांग जी विंग के हर मूव पर मौन कर रहा था और अब पूरी रात दोनों ही एक साथ इंटीमेट होते रहते हैं। और अब नेक्स्ट मॉर्निंग रात की एक्टिविटी के कारण दोनों ही काफ़ी थके हुए थे, इसलिए कांसा सेरेन उन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करती हैं। और फिर डिनर टाइम पर विंग की आँख खुलती है, वो फ्रेश होता है, वांग जी को भी उठाता है, उसे भी फ्रेश करता है और फिर वांग जी से कहता है कि चलो नीचे चलते हैं। जो सुनकर वांग जी कहता है अभी नहीं, क्योंकि उसके पास इतनी हिम्मत नहीं है कि वो मॉम डैड का सामना कर सके। विंग कहता है ओके, जब तुम कंफर्टेबल हो जाओ तुम तब नीचे आना, फिलहाल मैं डिनर लेकर आया। वांग जी कहता है और अब विंग नीचे आता है तो देखता है डिनर टेबल पर केवल उसकी मॉम थी। विंग कहता है मॉम, तभी कांसा सेरेन कहती है ओह विंग, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी, ये बताओ वांग जी ठीक तो है ना? विंग कहता है हाँ मॉम, मगर आप यहाँ क्या कर रही हैं?
और डैड, क्या उन्होंने डिनर कर लिया? कांसा सेरेन कहती है हाँ, और हाँ मुझे पता है वांग जी इस समय शाय फील कर रहा होगा, इसीलिए वो नीचे नहीं आया, मगर उससे कहना तुम्हें शाय फील करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, मैंने उसके लिए ये सूप बनाया है और इसमें कुछ हर्ब्स भी मिलाए हुए हैं, जिससे उसको पेन में आराम मिलेगा। और ये तुम दोनों का डिनर जाओ साथ में कर लो। विंग कहता है थैंक यू मॉम, और वो डिनर लेकर ऊपर अपने कमरे में आ जाता है और फिर दोनों अपना डिनर करते हैं। उसके बाद दोनों ही आराम करते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वांग जी बेटर फील करता है, इसलिए वो जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आता है जहाँ कांसा सेरेन किचन में थी। तभी वांग जी कहता है गुड मॉर्निंग मॉम, मगर वो कांसा सेरेन से नज़र चुरा रहा था, जो देखते हुए कांसा सेरेन पहले तो मॉर्निंग का जवाब देती है और फिर वांग जी से पूछती है क्या हुआ बेटा? वांग जी कहता है सॉरी मॉम, वो कल मैं पूरा दिन नीचे नहीं आ पाया। जो सुनकर कांसा सेरेन कहती है तो क्या हुआ? हम समझते हैं बेटा, तुम दोनों पार्टनर हो और फिर हम विंग की हरकतों से वाकिफ़ है। उस गधे ने तुम्हें आराम नहीं करने दिया होगा। क्या करे, इस मामले में वो अपने बाप पे गया है। भी चांस से भी ऐसे ही तुमने एक दिन लगाया, मैंने तो पूरे 3 दिन लगाए थे नीचे आने में। मैं तो अपने पैरों पर खड़ी ही नहीं हो पा रही थी। वांग जी तो अपनी मदर इन लॉ की बात सुनकर शौक और मन में सोचता है ये मोम मुझसे कैसे ऐसे बात कर सकती है, क्या मोम को शाय फील नहीं हो रहा? तभी वांग जी कहता है मोम बस कीजिए, आपकी बात सुनकर मुझे एम्बेरस फील हो रहा है। कांसा सेरेन कहती है ओके, मैं अब कोई बात नहीं करूँगी, ठीक है वांग जी, हूँ मैं